बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स पे। ये चैप्टर नंबर 4 है, सेल्स एंड टिश्यू। उसकी कंटिन्यूशन है। एमसीक्यूज़ हमने कर लिए हुए हैं, तो हम जल्दी से ये सारी चीज़ें जो है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हमने यानी क्या काम करती है ये बताना है। मैं आपको हर एक ऑर्गेनेली पे डिटेल डिस्कशन उसकी हम कर चुके हैं। मैं इसका फंक्शन वैसे सेल मेम्ब्रेन का आपको बता देता हूँ। सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ को पास करने देती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ को पास नहीं करने देती। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली पास कर जाते हैं, जो लिपिड सोलेबल होते हैं वो इजीली पास कर जाते हैं क्योंकि ये लिपिड बाई लेयर होती है। आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। उसके साथ साथ ये इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है क्योंकि कुछ को पास होने देती है, कुछ को नहीं पास होने देती। तो सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और उसके अलावा ये सिग्नलिंग पाथवेज, यानी कि एक सेल दूसरे सेल को ना सिग्नल भेज रहा होता है और दूसरे सेल फिर उसकी मदद करने उसके पास आ रहे होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस, और इसको कीमोटैक्सिस का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, ये करना कहाँ से है और कहाँ से कहाँ तक है, इसका अगर आ जाता है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। कहाँ पे था यार सेल मेम्ब्रेन, ये रहा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कुछ यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इधर से आपने स्टार्ट करना है। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर अलाउइंग द वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस इट व्हाइल फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड द सेल। ज़्यादातर को पास करने कुछ को पास करने देती है, लेकिन मेजॉरिटी को फेंस के तौर पे, बाढ़ के तौर पे एक्ट करती है। इन दिस वे द सेल मेंटेन इंटरनल कंपोजिशन। सेल के अंदर की कंपोजिशन, अंदर के केमिकल जो वेरिएशंस हैं वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती हैं। यानी कि केमिकल उसकी जो कंपोजिशन है, जो अंदर केमिकल है, कंपोजिशन ही बेसिकली उसको कहते हैं, कितना उसका पीएच वगैरह है और कितना एसिडिक बेसिक, ये चीज़ें सेम रहेंगी। इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, इसके अलावा वो क्या कर रही होती है, केमिकल मैसेजेस भेज रही होती है और दूसरे सेल उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ तक आपने इसका आंसर जो है कर देना है और आपको इंशाल्लाह पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको पता है। सेल वॉल पहले आप देखें एनिमल में होती नहीं है, बिल्कुल एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स, फंजाई वगैरह में होती है। और प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी में सेलुलोज होता है, सेकेंडरी में काइटिन की डिपोजिशन हुई होती है, डेपोजिशन सॉरी हो रही होती है, और प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं जो पोर्स होते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ। ये देखें सेल वॉल कुछ इस तरह की होगी। ये प्लांट सेल है ऊपर वाला। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये प्राइमरी सेल वॉल आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है। पहले आप बताएंगे किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं प्रेजेंट। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन से मिलकर बनी है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं उसको मैंने अच्छी तरीके से ये डायग्राम बना के समझाई थी। अगर आपने मेरा लेक्चर लेना हो तो छोटा सा लेक्चर है, वो जाके ले लें, आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इजीली उसी वक्त याद हो जाएगा। उसके बाद सेलुलोज जो होता है वो किस में होता है, काइटिन फंजाई के अंदर होता है। प्रोकैरियोट में पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर सेल वॉल बनी होती है, फंजाई में काइटिन से मिलकर बनी होती है, और प्लांट्स में सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा जल्दी से हम इसको कर रहे हैं ना डिस्क्राइब, ताकि वीडियो छोटी से छोटी बने। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। अगर मैं कोई चीज़ स्किप करूं या कोई आपको चीज़ समझ ना आए तो आप इसको वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, या फिर आप अपनी स्क्रीन, जो मोबाइल स्क्रीन है उस पर ऐसे करके जब जूम करेंगे तो तब भी मेरी जो चीज़ें लिखी होती हैं ये बड़ी हो जाती हैं, तो आप वहीं से ही पढ़ लेते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप साथ में अपनी बुक रखा करें। बाकी वो आगे कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। पहले तो स्ट्रक्चर देखें ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो न्यूक्लियस के पड़ा होगा पास। ये देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस के पास पड़ा होगा। हम इसको ना कोई अच्छी सी डायग्राम से करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम बनाई है इधर इन्होंने, देखते हैं अगर बनाई है। हाँ, ये देखें, यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा होगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं आपस में, रफ होता है जिसके ऊपर राइबोसोम लगी होती हैं, ये नीली नीली राइबोसोम नज़र आ रही होती हैं, और स्मूथ वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगी होती। अब फंक्शन की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होगा, एक तो जो रफ अपीयरेंस वाला होगा उसका फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस करना, और जो स्मूथ सरफेस वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो केमिकल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई भी कर रहा होगा, और जो लिपिड है उनका मेटाबॉलिज्म भी कर रहा होगा, जो SER है। ठीक होगा। रफ का मैंने इधर लिखा हुआ प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है किनका, लिपिड्स का, और डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है किस चीज़ की, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं,
ये इनके फंक्शन आ गया। बाकी आपने स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। रफ के पास राइबोसोम्स अटैच होंगी, स्मूथ के पास कोई नहीं अटैच होंगी। ये उसका फंक्शन आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, SER का और RER का ये फंक्शन होता है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। हमने ये डिस्क्राइब स्ट्रक्चर फंक्शन हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब गोल्जी अपरेटस का कर लेते हैं। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? ये बेसिकली जो होती हैं फ्लैटेंड सैक्स होती हैं, आपस में पड़ी होती हैं एक दूसरे जो, जिनको कहते हैं सिस्टरनाए, सिस्टरनाए। लेकिन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो उसकी जो इनर फोल्डिंग होती है ना, इनर फोल्डिंग जो होती है, इनर फोल्डिंग, उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिस्टरनाई और क्रिस्टी को क्या कहते हैं? क्रिस्टाई। उसको आपस में जो है ना मिक्सअप नहीं करना। ये देखें, ये सिस्टरनाए हैं जो सैक्स, फ्लैटेंड सैक्स होती हैं गोल्जी अपरेटस में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होती हैं जो इनर जो फोल्डिंग बना रही होती हैं, ये क्रिस्टी होती हैं। इन दोनों चीज़ों को भूलना नहीं है, ये MCQs आता होता है, ठीक है। पीछे भी हमने MCQs में इस चीज़ को कर लिया हुआ है। अच्छा, गोल्जी अपरेटस का मैंने बता दिया कि फ्लैट सैक्स होती हैं, आपस में एक साथ पड़ी होती हैं। और इसके साथ साथ और मैंने क्या आपको बताया, हाँ, इसको हम कहते हैं सिस्टरनाए, और सिस्टरनाए का एक सेट मिल के गोल्जी अपरेटस बना रहा होता है। और गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है? इसका काम सिक्रीशन रिलेटेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये चीज़ें प्रोटीन ले रहा होता है और उनको मॉडिफाई कर रहा होता है। और इसका एक और भी फंक्शन होता है कि वो लाइजोसोम्स को बना रहा होता है, ठीक हो गया। ये इधर आ गया। कैमिलियो गोल्जी ने बनाया। सिस्टरनाए फ्लैट सैक्स होती हैं, सिस्टरनाए एक दूसरे के पास पड़ी होती हैं। एक कंप्लीट सेट को गोल्जी अपरेटस कहते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीज़ें लेता है और उनको पैक कर देता है, यानी पैकिंग एरिया जो हमारा सेल का होता है वो गोल्जी अपरेटस है। जैसे फैक्ट्री से चीज़ें बन के आती हैं और उनको पैक किया जाता है, तो जो पैक करने वाली चीज़ है वो गोल्जी अपरेटस है। तो इस तरह पैक हो जाएगा। और मैंने आपको वैसे भी बता दिया सेक्रीशन वगैरह को बाहर भेज रहा होता है। सॉरी, ये लाइट चली गई हुई है, तो अब मैं फ्लैश लाइट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि जो स्क्रीशंस होती हैं उनका फंक्शन भी जो होता है, वो जो स्क्रीशन बना रही होती हैं वो भी गोल्जी अपरेटस का काम होता है कि वो स्क्रीशंस वगैरह को बना रहा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम कहाँ पे बन रही होती हैं? असल में गोल्जी उनका फादर होता है, उनकी मदर होती है, सॉरी, या फादर, जो भी समझें। जो उनको बनाने वाला होता है वो गोल्जी होता है। गोल्जी का एक फंक्शन भी यही है कि इसने लाइजोसोम्स को बनाना है। मैं इधर से आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, गोल्जी की ये जो एक वेसिकल जहाँ से रिमूव हुई है, इसको प्राइमरी लाइजोसोम का नाम देंगे। और ये जाके इसका फंक्शन क्या होगा? टारगेटेड मटेरियल जो सेल के अंदर होगा, एक टारगेट होगा, उसको वो वैक्यूल के अंदर बंद होगा, वो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जाएंगे, हाजमे वाले एंजाइम, और इस खुराक को तोड़ेगा और तोड़ के छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। तो इसका हम पढ़ भी लेते हैं। वो कहता है, DW ने इसको याद किया था, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके फंक्शन में लिखेंगे ब्रेक डाउन कर देता है फूड का। और उसके अलावा उसने और बातें लिखी हैं कि ये हमारे पास जो सेल के अंदर जो मटेरियल आता है उसको तोड़ फोड़ के सादा चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसके पास हाजमे वाले एंजाइम होते हैं। और उन एंजाइम को वैसे हम हाइड्रोलेटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमने लाइजोसोम्स के बारे में भी कर ली, डिटेल बता दी मैंने आपको। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन व्हेन अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल इज़ प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। जब हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे, इसका क्या मतलब है? एक प्लांट या एनिमल के सेल लेंगे, इस तरह उसको रखेंगे, और बाइट जो है ज़्यादा जो है सोल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर। मैंने आपको बताया था सोल्यूट क्या होता है। जैसे पानी में नमक है तो नमक उसका सोल्यूट है और पानी जो है उसका सोलवेंट है। तो ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा नमक डाल दें तो उसमें उस सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन का नाम दे देंगे। जो ज़्यादा नमकीन सोल्यूशन होगी या ज़्यादा मीठी सोल्यूशन, तो मीठी चीज़ में सोल्यूट कौन सा होगा? मीठी चीज़ में जो सोल्यूट होगा वो शुगर है, यानी चीनी है, और पानी सोलवेंट रहेगा। वो कह रहा है कि हम अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एक सेल को रख देते हैं तो उसके साथ क्या होगा? सेल के अंदर का जो पानी है वो सोल्यूट के पीछे चला जाएगा, तो वो बाहर सेल से निकल जाएगा पानी, और सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। अगर एनिमल सेल होगा तो श्रिंक हो जाएगा, एनिमल सेल होगा तो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, यानी पिचक जाएगा। और अगर प्लांट सेल होगा तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। बाकी मैं आपको उसकी डायग्राम भी दिखा देता हूँ। इसकी डायग्राम कुछ इधर थी, किधर थी? ये रही। इसकी डायग्राम आप देखें, ये देखें। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे, बाहर जो है
जो है पानी निकलेगा और ये सेल श्रिंक हो गया। ये एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल उसने ये बताया भी हुआ। और प्लांट सेल में ये देखें ये प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड कंपेयर इट विद द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को आपस में कंपेयर करना है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ आपको पता है इस तरह की होती है, ठीक है, अंदर उसके ना बाहर उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और अंदर उसके सिस्टरनाई होती है, सॉरी क्रिस्टी होती है, सॉरी ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अंदर क्रिस्टी होती है, उसके अंदर जो होता है मैट्रिक्स होता है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन कर रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके साथ साथ क्या फंक्शन होता है इसका, सेलुलर रिस्पायरेशन कर रही होती है, इसके पास अपना डीएनए होता है। और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस में काम कर रहे होते हैं, प्लांट्स में सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है। और ये इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इनके अंदर स्ट्रोमा होता है, थैलाकोइड प्रेजेंट होते हैं। आपने ये जो है इसको आराम से पढ़ लेना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें सारी ऑर्गेनेलीज के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो मैं पूरे चैप्टर को आपको इतनी जल्दी नहीं पढ़ा सकता। इधर आपके पास होगा ये रहा प्लास्टिड, ये आपने ड्रा कर देना है और माइटोकॉन्ड्रिया में आपने ये ड्रा कर देना है। अच्छा, तो ये हमने कर लिया अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को आपने ड्रा कर देना, माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रा कर देना, फोटोसिंथेसिस, और इतना बता देना, आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आगे वो कहता है एक्सप्लेन द फिनोमेना इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ मैटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये आप मेरा पूरा चैप्टर आप मेरा पूरा लेक्चर सुने जहाँ के सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है, इन्हीं के ज़रिए चीज़ें हो रही होती हैं। मज़ीद मैं आपको शॉर्ट करके इसको बता देता हूँ एक दफ़ा। सिंपल डिफ्यूजन में छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो इजीली पास कर जाते हैं, डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को। फैसिलिटेटेड मेम्ब्रेन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास ये सारी मिसालें हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट की। इसके अंदर सेल एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, ठीक हो गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जब कोई भी चीज़ सेल को मूव क्रॉस कर रही होती है तो सेल जो होता है वो एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा होता और हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रही होती है। डिफ्यूजन जो है वो उसकी डेफिनेशन आ गई। इसमें पार्टिकल जो हैं डायरेक्टली मूव कर रहे होंगे जो लिपिड बाई लेयर है, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसको कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं उसको इस्तेमाल कर रही होगी। आपने ये डायग्राम बना देनी है। ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट है टुवर्ड द हाई कंसनट्रेशन, ठीक हो गया, हाई कंसनट्रेशन की तरफ वाटर की मूवमेंट है। और उसके अलावा फिल्ट्रेशन क्या है, प्रेशर की वजह से, जैसे ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एंडोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जिसमें सेल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा होता है एटीपी की फॉर्म में, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उनकी दो एग्जाम्पल एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है। आपने बस इनकी डेफिनेशन लिख देनी है। एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही है तो एंडोसाइटोसिस होगा, सेल से बाहर कोई चीज़ आ रही है तो एक्सोसाइटोसिस होगा। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप हैं। अगर सेल कोई चीज़ सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट कर रहा है तो उसको हम फेगोसाइटोसिस का नाम देंगे, और सेल अगर कोई लिक्विड मटेरियल को इंजेस्ट कर रहा है तो उसको पाइनोसाइटोसिस का नाम देंगे। ये हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब द टर्गर प्रेशर एंड डेवलप इन द प्लांट। जब प्लांट के अंदर बहुत सारा ज़्यादा सारा पानी भर जाता है तो उसको हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं और इस फिनोमेना को टर्गर कहते हैं। ये लिखा हुआ है इधर इस जगह पे, ये रहा। आपने ये वाला जो है इस लाइन को इधर से स्टार्ट करना है, इधर से और इधर तक आपने इसको पढ़ देना है या इसको लिख लेना है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग सेल वाल होती है, जब पानी अंदर जाता है तो वो रिजिड हो जाती है, फटती नहीं है, लेकिन एनिमल के केस में फट जाती थी, ब्रस्ट हो जाती थी। और उसके अंदर सेल के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। आप एक गुब्बारे में पानी भरते जाएं, वो कितना इस तरह हो जाएगा, उसके अंदर प्रेशर होगा। या टायर में हवा भरेंगे तो उसके अंदर प्रेशर टायर के अंदर आ जाएगा, टायर हाथ से दबाने से दबेगा नहीं, तो इसी को हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। और जिस वजह से वो बाहर आया है कि अंदर के जो पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने बाहर की तरफ, ये अंदर है ना, अंदर से जो पार्टिकल हैं उन्होंने बाहर की तरफ प्रेशर लगाया, और इस फिनोमेना को हम टर्गर प्रेशर, इस फिनोमेना को हम टर्गर का नाम दे देंगे। ये हो गया। उसके बाद कहता है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। सेल फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। छोटे सेल जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल कहीं भी पहुंच जाते हैं। जो छोटे सेल होंगे उनका फंक्शन भी इसी तरह होगा, जो बड़े सेल होंगे उनका फंक्शन भी इसी तरह होगा। तो ये उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल है। बाकी आपने जो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो लिखना था उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या लिखना है। आपने ये वाले पॉइंट्स लिख देने हैं। नर्व सेल कंडक्ट करती हैं नर्व इम्पल्सिस को, यानी कि एक जगह से
दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन अगर ब्रेन को भेजनी हो या ब्रेन ने किसी हिस्से को भेजनी हो तो नर्व सेल होंगे। मसल सेल जो है कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उनका साइज़ भी इसी तरह है, ये उनका शेप और साइज़, ये सारा आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। बाकी रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी नालियों में पहुँच जाते हैं, इसीलिए वो शुरू से हैं ही छोटे। नेचुरली उनको अल्लाह पाक ने अलमाइटी अल्लाह ने उनको बनाया ही ऐसा है। उसके बाद स्किन के सेल होते हैं, वो स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बैरियर बना रहे होते हैं, उनके ऊपर स्वेट ग्लैंड होते हैं, जैसे आपको मेरी ये स्वेट नज़र भी आ रही होगी, बिजली है नहीं। द सेल्स ऑफ द बोन्स डिपोजिट कैल्शियम इन देयर, जो बोन के सेल होते हैं और बोन का एक सेल है ना, उसके अंदर इस तरह कैल्शियम भर जाता है और वो इस तरह सख्त हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, और हड्डियाँ हमारी जो हैं वो उनके अंदर कैल्शियम होता है, और ये बोन के सेल हैं और वो भी बोन जो हैं वो भी सख्त हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये चीज़ें आ गई, आपने इसमें ये चीज़ लिख देनी है। उसके बाद आपने लिख देना डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये तो भाई आपको ना इस तरह आना चाहिए जैसे पानी आता है, ठीक है, आंखों में से पानी आ जाता है जब आपसे अम्मा आपकी लड़ती है या कोई आपको आपकी इंसल्ट करता है, तो जैसे आंखों से पानी आता है ना, वैसे आपको पानी की तरह ये चीज़ें आनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती, प्रोकैरियोटिक के अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होती, इनके अंदर राइबोसोम्स होती हैं लेकिन छोटी होती हैं, इनके पास फ्लैजेला होता है, इनके पास सेल वाल होती है। यूकैरियोट में प्लांट के पास सेल वाल होती है, इनके पास यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस अपनी होती है, इनके पास न्यूक्लियोलस होता है, इनके पास न्यूक्लियोइड होता है, इनके पास अपनी न्यूक्लियस नहीं होती, जहाँ पे डीएनए पड़ा होता है प्रोकैरियोटिक के पास, उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक में हमारे पास अपनी न्यूक्लियस होती है, अपनी ऑर्गेनेलीज होती हैं अपनी, इसके पास प्रोकैरियोटिक पास अपनी ऑर्गेनेलीज नहीं थी। आपने मजीद ये टेबल जो है इसको कर लेना, न्यूक्लियस दोनों के पास होती है, ऑर्गेनेलीज ज़्यादा यूकैरियोटिक के पास होती हैं, प्रोकैरियोटिक के पास ऑर्गेनेलीज नहीं होती, सिर्फ राइबोसोम्स होती हैं, और जो राइबोसोम्स होती हैं वो भी छोटी होती हैं। साइज़ जो होता है यूकैरियोटिक का बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक का छोटा होता है। सेल वाल के हिसाब से बैक्टीरिया जो है उनके सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, सेल की जो सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। देखा आज मैं किस तरह आपको स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वीडियो जो है छोटी बने, आपको इंटरेस्ट नहीं होता, आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते। एक्सप्लेन हाउ द सरफेस एंड द वॉल्यूम लिमिट्स द साइज। वो कहता है ये हमने पढ़ा था, इसको हमने साइंटिफिकली प्रूव किया था कि जो एक बड़ा सेल होना बेसिकली उसका सरफेस एरिया इतना नहीं होता सूटेबल कि वो सारी जो है अपने मटीरियल को अपने अंदर ले आए या बाहर उसको क्रॉस कर दे, लेकिन जो छोटे छोटे सेल होते हैं ना, उनका सरफेस एरिया जो होता है वो प्रॉपर होता है और वो अपनी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल है वो ईजीली कर लेते हैं। तो ये उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात हमने कर ली। डिस्क्राइब द मेजर एनिमल टिश्यूज़ इन द टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिसिटीज़, लोकेशन एंड फंक्शन। ये भी वही बात आ गई कि कौन से सेल कहाँ पे पाए जाते हैं, एनिमल टिश्यू कौन से कहाँ पे होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू पड़ा था, वो हमारे स्किन में होता है। कुछ जो कवरिंग टिश्यू होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसमें हमारे पास जो है। उसके बाद हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था, उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, जिसकी मैंने आपको निमोनिक भी बताया था। बोन है, कनेक्टिव टिश्यू है, और हमारे पास एडिपोसाइट्स हैं, और एक और था बोन, एडिपोसाइट्स, और बोन था, एडिपोसाइट था, ब्लड था, और ब्लड के साथ कार्टिलेज था। ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू थी। फिर मस्कुलर टिश्यू हमने पढ़े, कार्डियक मसल्स हमने पढ़े थे, उसके अंदर स्केलेटल मसल पढ़े थे। ये हमारे पास डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये बहुत लंबी चीज़ें हैं, मैंने सिर्फ आपको नाम बताया ताकि आपको जो है मेरी रिकैप कर लें। अगर आपने नहीं सुना है तो मेरा जाके लेक्चर सुन लें और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लें, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। डिस्क्राइब द मेजर प्लांट टिश्यूज़ इन द टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिसिटी, लोकेशन एंड फंक्शन। ये फिर से वही आ गया अब, लेकिन ये प्लांट की बात है, हमने पढ़ा था सिंपल प्लांट टिश्यू होता है, उसके बारे में आपको टेबल कराया था। वहाँ से मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास इधर टेबल है तो एक मिनट रुके, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। मेरे पास इधर मैंने बनाया था आपको उस दिन लेक्चर में, यार मिल जाए, ये रहा टेबल। तो ये टेबल है, इसमें देखें प्लांट टिश्यू होता है, उसको दो टिश्यू में डिवाइड किया गया है, सिंपल टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू फिर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक को फिर एपिकल टिश्यू में, एपिकल टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा होता है। लेटरल टिश्यू जो है वो सेल की मोटाई को यानी सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा होता है। लेटरल टिश्यू दो जगह पे होता है, वेस्कुलर कैबियम और कोर कैबियम में। वेस्कुलर कैबियम जो होता है वो हमारे पास जाइलम फ्लोएम के दरमियान पड़ा होता है, कोर कैबियम कोर के अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट होता है। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू होता है, जो कवर कर रहा होता है। रूट हेयर में भी ये प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन है। ग्राउंड टिश्यू हमारे पास होता है, ये हमारे पास स्केलेरन काइमा के सेल्स होते हैं। उसमें उस दिन मैंने आपको ये टेबल छोड़ दिया था। मोस्ट पैरेन्काइमा सेल्स कैन डेवलप द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ द सेल, एंड दे डू सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग इंजरी।
वो कहते हैं जो पैरेन्काइमा सेल्स है ना वो भाग के किसी कोई भी सेल बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि सेल को किस किस्म की इंजरी हुई है। ये टेबल मैंने स्किप कर दिया था तो मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद परमानेंट टिश्यू के एक स्पोर टिश्यू होता है, स्पोर टिश्यू में कोलेनकाइमा होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, ये आपने देख लेने हैं कोलन और स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहे होते हैं। ये हमारे पास फ्लावर पेटल्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो बार्क में और सख्त जगह पे प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। आप आगे एम्ब्रियो में पढ़ेंगे स्क्लेरोटोम, आप अगर एमबीबीएस में जाते हैं तो आप एम्ब्रियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एम्ब्रियो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर के एम्ब्रियो में आप सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस के एम्ब्रियो में पढ़ेंगे स्क्लेरोटोम क्या होते हैं और हड्डियाँ कार्टिलेज जो हैं हमारे जो बच्चा होती है उसकी कैसे हड्डियाँ बन रही होती हैं माँ के पेट के अंदर। उसके बाद कम्प्लेक्स टिश्यू की हमने बात की थी, वो जाइलम और फ्लोइम होता है उसके अंदर, और जाइलम के अंदर वेजल एलिमेंट पड़े होते हैं, ट्रैक्योइड पड़े होते हैं। वेजल एलिमेंट्स वेजल एक ट्यूब बना रहे होते हैं, ट्रैक्योइड के जो सिरे होते हैं उस तरह होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जो वेजल एलिमेंट सेल्स हैं उनके नहीं जुड़े होते। फ्लोइम पड़ा, ये पानी वगैरह की ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ये जो है फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा था। सीव ट्यूब और कंपाउंड सेल इन चीज़ों में इसमें प्रेजेंट थे। तो ये हमने इसके बारे में भी फुली डिटेल मैंने आपको डिस्कशन जल्दी करवा दी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में वो कहता है स्टेट द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को स्टेट करना है। सेल थ्योरी के बारे में हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है, सेल जो होते हैं आगे ओरिजिनेट होते हैं। इसके 3 पॉइंट मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे वो आपने कर लेने हैं। ये ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, हर सेल के पास स्मॉलेस्ट थिंग्स होती हैं, यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक चीज़ एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होगी, जैसे बैक्टीरिया एक सेल से मिलकर बना है और हम जो हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, ठीक हो गया। और जो होता है सेल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट जो होते हैं यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट चीज़ जो जिंदा रह सकती है वो एक सेल है। जैसे बैक्टीरिया एक ही सेल है और वो पूरी अपनी ज़िंदगी एक सेल पे सारा कुछ कर सकता है। द सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल, अगर एक सेल प्रेजेंट होगा तो उसी से नए सेल आएंगे, ये नहीं है कि सेल ऐसे ही पैदा हो जाए नेचर में आ जाए। इस जैसे आप अपने वालिदैन के बगैर दुनिया में नहीं आ सकते, इसी तरह जो सेल है वो भी जो है अपने प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से मौजूद सेल्स थे अगर वो ना हो तो नहीं आ सकता। ये 3 पॉइंट आपने लिख देने हैं। उसके बाद आपने कर देना व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोसाइट का कलर नहीं होता, फूड स्टोर कर रहे होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो पौधों वगैरह के जो है कलर इंपार्ट कर रहे होते हैं, जैसे फ्रूट का कलर है या किसी और चीज़ का कलर है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये मैंने पहले ही आपको इधर बता दिया। जो डिफ्यूजन है वो जो है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं, लेकिन जो है लिपिड को डायरेक्टली क्रॉस कर रहे होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास कैरियर प्रोटीन होता है, ये स्लोअर प्रोसेस है। ये फैसिलिटेटेड डिवीजन फास्टर प्रोसेस है और इस तरह आपने ये चीज़ें कर लेनी हैं, ठीक हो गया। और दोनों में एनर्जी यूज़ नहीं होती। आपने जब डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके सिमिलर पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए। सिमिलर पॉइंट्स में क्या है कि दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स हैं, उसका भी मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, वो भी आप कर लें। व्हाट इज़ मेंट बाय हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक में ज़्यादा सल्यूट कंसनट्रेशन होगी और हाइपो में जो है कम सल्यूट कंसनट्रेशन होगी, और आइसोटोनिक में एक बैलेंस आप कह सकते हैं बैलेंस सोल्यूशन होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट कैन सर्वाइव विदाउट एनी सपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपको पता है इज द आउटर मेम्ब्रेन इन द प्लांट्स, इन द एनिमल सेल्स, इन द केस ऑफ द एनिमल्स इट इज द इनसाइड द सेल वॉल। सेल थ्योरी के बारे में आपको बता दिया मैंने, 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक के, हर एक चीज़ सेल से मिलकर बनी होगी। सेल छोटे से छोटा यूनिट है लाइफ का। उसके बाद जो सेल हैं नए सेल जो हैं वो पुराने सेल से बनेंगे। सेल वॉल आपको पता है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और प्लाज्मोडेस्माटा होता है उसमें। सेंट्रियोल्स आपको पता है ये इनके अंदर से स्पिंडल फाइबर निकल रहे होते हैं और ड्यूरिंग माइटोसिस हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इनके अंदर प्रोटीन होते हैं, इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपने मेरा लेक्चर देख लेना। तो ये सेंट्रियोल्स होते हैं, यूजली 2 प्रेजेंट होते हैं एट द राइट एंगल टू ईच अदर। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। क्रोमोप्लास्ट आपको बताया था कलर, जो फ्रूट्स का कलर होता है वो कर रहे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कार्टिलेज वगैरह, बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड एडिपोसाइट्स आर द एग्जांपल ऑफ कार्टिलेज और द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ये इनका फंक्शन है। साइटोप्लाज्म का आपको पता है सेल के अंदर जेली लाइक जो मटीरियल है इनसाइड द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मटीरियल साइटोप्लाज्म कहलाता है। डिफ्यूजन का आपको पता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको पता है ये प्रोटीन बना रहा होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो सेल को कवर कर रहा होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसके अंदर कैरियर प्रोटीन की मदद से पार्टिकल मूव यानी मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स आपको पता है सिक्रीशंस में
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ें मिल रही होती हैं उनको निकाल के बाहर दे रहा होता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट सोल्यूशन, जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हाइपोटोनिक में कम सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है। आइसोटोनिक इज़ अ बैलेंस सोल्यूशन। ल्यूकोसाइड क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और ये जड़ों वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनेली है। ड्राइव गोल्जी ऑपरेटर से और ये माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल। इसके पास अपना डीएनए होता है। इसके पास इसकी अंदर वाली इंटरनल फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं और इसके अंदर मैट्रिक्स होता है और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। मसल टिश्यू क्या होता है, जो मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा होता है वो मस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक हो गया। उसके बाद उसकी एग्जांपल आ जाएंगे। स्केलेटल मसल होते हैं, कार्डियक मसल होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है, वॉलंटरी कौन से होते हैं, इनवॉलंटरी कौन से होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वॉलंटरी सिर्फ हमारे पास स्केलेटल हैं, स्मूथ और कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होते हैं। न्यूक्लियस की बात करता है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। डीएनए और क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बनती हैं, डीएनए और क्रोमोसोम से। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है और राइबोसोम्स किधर न्यूक्लियोलस के अंदर बन रही होती हैं, यानी किधर बन रही होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है। ऑर्गेनेली क्या होती है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट है टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पास करते हैं लेकिन एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। फैगोसाइटोसिस में के अंदर सेल जब कोई चीज़ इंजेस्ट कर रहा होता है तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं और ये जो इंजेक्शन कर रहा होता है एंडोसाइटोसिस की टाइप है। फैगोसाइटोसिस इसमें सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट कर रहा होता है। पाइनोसाइटोसिस में लिक्विड को इंजेस्ट कर रहा होता है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, श्रिंकेज ऑफ सेल होता है। प्लास्टिड क्या है, अगेन आगे डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द प्लांट्स और इसके अंदर इनके 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद राइबोसोम्स आ गए। ये दो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में होती हैं। जो बड़ी होती हैं वो यूकैरियोटिक में होती हैं, जो छोटी होती हैं प्रोकैरियोटिक में होती हैं। इसके 2 सब यूनिट राइबोसोम्स के होते हैं, एक छोटा सब यूनिट होता है, एक बड़ा सब यूनिट होता है और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है कि कुछ चीज़ों को पास करने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं पास करने देती। इसकी एप्लीकेशन में भी हमने पढ़ा था कि हम पानी को फिल्टर कर सकते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस को फिल्टर कर सकते हैं। टिश्यू क्या होता है, सिमिलर सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बन जाता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जब एक चीज़ एक सेल के अंदर, जब एक प्लांट सेल है उसके अंदर पानी भर जाता है तो अंदर से प्रेशर जनरेट होता है, इसको टर्गर प्रेशर का नाम दे देते हैं। उसके बाद इनिशियली कैपेबिलिटीज़ ऑफ प्लांट, ये आपकी चीज़ें जो है ना इसमें यही उसने बताया हुआ कि क्या क्या चीज़ें हैं आपने एनिमल में क्या प्रेजेंट होता है। सेल वाल किधर होती है, वो कह रहा है क्लोरोप्लास्ट और सेल वाल किधर होती है, ये दोनों प्लांट में होती हैं, एनिमल में नहीं होती। उसके बाद उसने कहा माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगी ना न्यूक्लियस होगी। न्यूक्लियस की जगह उनके अंदर न्यूक्लियोइड होगा जहाँ पे उनका डीएनए का मटेरियल पड़ा होगा और यूकैरियोटिक के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के छोटे होंगे और उसके बड़े होंगे यूकैरियोटिक के। लेबल द 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट हमने लेबल करने हैं। पहले की जगह पे न्यूक्लियस है, दूसरी जगह पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तीसरी जगह पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चौथी जगह पे गोल्जी ऑपरेटस है, पांचवी जगह पे हमारे पास क्या है, वैक्यूल पड़ा है। और ये जो ब्लू ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ये लाइसोसोम्स हैं। ठीक हो गया। जस्टिफाई, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये क्या है, वो कह रहा है कि सेल जो होते हैं, जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं वो आपस में पड़े तो होते हैं लेकिन ये टिश्यू क्यों नहीं बनाते। कॉलोनी में ढेर सारे एक सेल, ये हमने पढ़ा था ना, सेल इज टिश्यू जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सेल होता है। ठीक है, टिश्यू क्या है, ढेर सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। लेकिन वो कह रहा है कि इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक में जो होता है उनमें क्यों नहीं, ये वो भी सेल इकट्ठे पड़े होते हैं लेकिन उनको टिश्यू क्यों नहीं कहते, क्योंकि हर एक सेल अपना कम फंक्शन कर रहा होता है, वो एक दूसरे की हेल्प आउट नहीं करते, ऐसे ही साथ में पड़े होते हैं तो उनको हम कॉलोनी का नाम नहीं देते। फार्मूलेट एंड डेफिनेशन ऑफ हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक, ये मैंने आपको बातें पहले करवा दी हैं। ऑस्मोसिस क्या है, वाटर की मूवमेंट है। हाइपोटोनिक, सल्यूट कम होगा, हाइपर में सल्यूट ज़्यादा होगा, आइसोटोनिक बैलेंस सोल्यूशन होगा। उसके बाद आपने एक्टिविटीज़ देख लेनी है। ये एक्टिविटीज़ रिलेटेड हैं टू द जो हमारा चैप्टर आता है किधर, बायो एनर्जेटिक्स में, वहाँ पे मैं आपको करवा दूंगा। पहला जो है सेल का वेरियस, वो कह रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर देखें आप जो है सेल के और प्लांट कैसे होते हैं, उनके अंदर वाटर मूवमेंट कैसे होती है। क्वेश्चन टेंशन थ्योरी हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट, लास्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ द बायोलॉजी में, उधर मैं आपको बता दूंगा। फिर माइक्रोस्कोप के बारे में बता रहा है और ये हम फ्रेश प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं और ये सारी चीज़ें, और ये आपने देख लेनी है। बाकी अपने चीज़ें जो हैं इधर ड्रा करने वाली वो कर लेनी है। अगर आप ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो तो जाके इन वेबसाइट्स पे अपनी चीज़ें चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपकी बायोलॉजी की तस्वीरें वगैरह ली गई हैं। थैंक यू सो मच। स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क।